स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। आपको बता दें कि स्वराज सेहत में हम आपको आज कुछ बीमारियों और एनेस्थीसिया को लेकर जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सफर। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल तारण जी, जो कि DNB एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अंशुल तारण आपको कोरोना के साथ ही अन्य बीमारियों और एनेस्थीसिया से जुड़ी जानकारी भी देंगे। और आप फोन के जरिए भी सीधे डॉक्टर अंशुल तारण जी से सवाल जवाब कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो सबसे पहले डॉक्टर अंशुल जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एनेस्थीसिया आखिर होता क्या है, किस तरह से ये मरीज के शरीर में काम करता है और ये कितने तरह का होता है। नमस्कार सभी दर्शकों को। एनेस्थीसिया की अगर एक मैं साधारण हिंदी भाषा में डेफिनेशन बोलूं तो एनेस्थीसिया एक तरीके से कंट्रोल तरीके से पेन को कंट्रोल करना, पेशेंट की कॉन्शियसनेस जो हम जिसको बोलते हैं चेतना को अपने कंट्रोल में लेना, ताकि जो सर्जरी के जो स्टिमुलस होते हैं, पेन होता है, उससे बचा जा सके। एनेस्थेटिस्ट नॉर्मली कंट्रोल तरीके से पेशेंट को सुलाते हैं, अपन हिंदी भाषा में जो बोलते हैं सुलाना, उसके सेंसेशंस को कंट्रोल करना, पेन के सेंसेशंस को कंट्रोल करना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी याददाश्त को कंट्रोल करके रखना, ताकि उसको ऑपरेशन के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं उसको वो याद नहीं रहे, पेन नहीं सहे। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन एनेस्थीसिया की प्रोसेस कहते हैं। और डॉक्टर अंशुल, ये कितने तरह के होते हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी। एक जनरल आदमी को सिर्फ इतना पता है कि पूरी तरीके से बेहोशी को ही एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थीसिया के बहुत तरह तरह के प्रकार हैं। उनमें से मुख्य रूप से दो प्रकार के एनेस्थीसिया ज़्यादा कॉमन है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज को पूरी तरीके से बेहोश किया जाता है, पूरी तरीके से मरीज कुछ याद नहीं रहता, उसके कुछ सेंसेशंस नहीं रहते। एक सेकंड टाइप का एनेस्थीसिया होता है जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें मरीज के पीठ में, लो बैक में इंजेक्शन देते हैं, जिससे नीचे का जो भाग होता है, जिसमें बहुत सारी सर्जरी, जिस तरीके से सिजेरियन सेक्शन, आपके पाँव कुछ फ्रैक्चर्स अगर हुए हैं कि लोअर लिम्ब में, दोनों पाँव में, तो उस तरीके से ये मेन दो प्रकार के हैं। हालांकि तरह तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, जिसमें बहुत सारे एनेस्थीसिया इस प्रकार के होते हैं जिसमें सिर्फ एक हाथ में अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो सिर्फ एक हाथ को ही हम ब्लॉक कर सकें। अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो अंशुल, जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि लोगों को ज्यादातर यही पता है कि एक तरह से ये बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपका भी यही मानना है तो मैं कहूंगी कि ये एक तरह से अधूरी जानकारी है, क्योंकि और भी कई सारे इसके उपयोग हैं। ये बहुत आपने सही कहा। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस एक हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन में फैले हुए रहते हैं एनेस्थीसिया के बारे में। मैं ये कहूँ कि एनेस्थीसिया एक तरीके से सर्जन और एनेस्थेटिस्ट एक तरीके से बोलते हैं कि साथ साथ ही चलते हैं। सर्जन के बगैर एनेस्थेटिस्ट अधूरे हैं और एनेस्थेटिस्ट के बगैर सर्जन अधूरे हैं। तो आपकी सर्जरी में एक तरीके से टीम वर्क होता है, जिसमें एनेस्थेटिस्ट और सर्जन दोनों का मुख्य रूप से रोल होता है। ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया गया है, उसके बावजूद भी शरीर वैसे ही काम कर रहा है। आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसको एक फिनोमिना कहते हैं कि अवेयरनेस होना, पेशेंट अवेयर रहा सर्जरी के दौरान। ये एक तरीके से जब एक तरीके से मिस्टेक बोल सकते हैं इसको, कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनेस्थीसिया दिया गया है बट बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाए।
बट ये पहले जो जिस तरीके से एनेस्थीसिया की पूरी प्रोसेस, ड्रग्स और जो इंस्ट्रूमेंट जो उस समय नहीं थे, उस समय इनके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा थे, कुछ ज़्यादा लोगों में होता था। बट जिस तरीके से आज हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मरीज कितने लेवल तक बेहोश हुआ है, उसकी मॉनिटर के हिसाब से हम पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के दौर में ये बहुत ना के बराबर आप बोल सकते हैं, बहुत ही कम इंसिडेंस है जिससे उसको कुछ याद नहीं रहता है ऐसा। तो डॉक्टर अंशुल, जैसे कि आपने बताया कि एक प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसके एनेस्थीसिया देने के बाद में हम ये चेक कर सकते हैं कि मरीज कितने % तक बेहोश हुआ है, तो ये क्या प्रोसेस होती है, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे। एक मॉनिटर होता है, मैं मेडिकल भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। एक मॉनिटर होता है जिसको हम यहाँ लगाते हैं, बेस मॉनिटरिंग कहते हैं, और बाकी मॉनिटर्स भी होते हैं जैसे हार्ट रेट, बीपी। इनके द्वारा हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस समय मरीज बाहर आ सकता है, किस समय उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर वापस आ सकती है और किस समय नहीं आ सकती। आजकल जो हम वर्क स्टेशन हम जो बोलते हैं, वर्क स्टेशन मतलब जो वेंटिलेटर और जिसकी मदद के द्वारा हम मरीज को एनेस्थेटाइज्ड करते हैं, ठीक है, उन वर्क स्टेशन में बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कब मरीज बाहर आ पा रहा है। अब बहुत सारी गैसेस का हम जो उपयोग करते हैं, तरह तरह की जो एनेस्थेटिक गैसेस हम कहते हैं, उनका भी कंसंट्रेशन पूरा सा हम रेगुलेट कर सकते हैं और हमें एक्सपीरियंस के द्वारा वो पता रहता है कि कितने कंसंट्रेशन पे मरीज को कुछ भी फील नहीं होगा, कोई याददाश्त उसको नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें आजकल के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और अच्छे हॉस्पिटल्स में ईजिली अवेलेबल है। डॉक्टर अंशुल, अगर एनेस्थीसिया दिया जा रहा है मरीज को, तो क्या कुछ सावधानियां भी होती है जिनको बरता जाता है, या फिर सही तरीका अगर हम कहें तो वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक मरीज अगर किसी सर्जरी के लिए पोस्टेड है तो सबसे पहले उस सर्जरी के पहले उसका एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAC पैक कहते हैं। तो कोई भी सर्जन या जो भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीज एडमिट है, तो हमेशा एक एनेस्थेटिस्ट पहले आते हैं सर्जरी के 1 या 2 दिन पहले। पूरा उनका एनेस्थीसिया चेकअप होता है और उसके हिसाब से पूरा चेकअप किया जाता है, जैसे उनका क्या बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां पहले रह चुकी हैं क्या, उनकी हार्ट रेट कैसा है, उनका बीपी कैसा है, क्या वो बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो उस पहले सर्जरी के पहले उन सब खामियों को दूर करा जाता है। उनके पहले से ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अलग चेकअप वगैरह सब होते हैं। इन पूरी चीज़ों को सामान्य तौर पर लाने के बाद ही वो पेशेंट आपकी सर्जरी के लिए पोस्टेड होता है। इस सब प्रक्रिया के दौरान हम कुछ भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं ताकि जो कि सर्जरी में नुकसान पहुंचा पाए। तो डॉक्टर अंशुल, क्या सभी तरह के मरीजों को एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता? कुछ ऐसे भी क्या कोई बीमारी है या फिर कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जिनमें हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ऐसे बहुत से मरीज हैं, या तो उनकी उम्र ज़्यादा है या वो बीमारी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर एनेस्थीसिया देना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल 80 साल की कोई महिला हैं, अगर उनको एक हार्ट की डिजीज़ है जिसमें हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है और एनेस्थीसिया देने में रिस्क होती है, तो उस समय अनुभव का बहुत बड़ा खेल होता है। उस समय हम ये डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करने से फ़ायदा ज़्यादा है या सर्जरी ना करने से फ़ायदा ज़्यादा है। तो दोनों रिस्क बेनिफिट को देखते हुए, मरीज के परिवारों से बात करते हुए, पूरा सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मरीज के परिवार सब एक टीम में बैठ के बात करते हैं। सभी फ़ायदे और नुकसान क्या है बताया जाता है कि सर्जरी ना करने से क्या फ़ायदा है, एनेस्थीसिया देने से क्या नुकसान है। फिर एक हम डिसीजन पे पहुंचते हैं क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, सबकी सलाह के द्वारा। तो डॉक्टर अंशुल लगातार एनेस्थीसिया को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लगातार सवालों को आगे बढ़ाती हूँ और बात करते हैं अंशुल जी, जैसे कि अब ब्लैक फंगस को लेकर सर्जरीज हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनेस्थीसिया का उसमें भी उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या कोई साइड इफेक्ट भी है कोरोना मरीजों में? जो आपकी ब्लैक फंगस की जो सर्जरीज हैं वो बाकी सर्जरीज की तरह ही हैं एक तरीके से। अलग से ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ एक ही चीज़ अलग है कि डॉक्टर्स को थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, हमें पीपी किट वगैरह सब सावधानियां रहनी होती है। मरीज की साइड से जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पहले जैसी है। वो मरीज आता है, हम उसका पहले से प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते हैं,
फिर सर्जन से बात करते हैं, परिवार को बताते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम उसी तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं वैसे ही ब्लैक फंगस की सर्जरीज होती हैं। बस सावधानियां जो कोरोना में बरतते हैं वही हमें सावधानियां बरतनी हैं। और अगर कुछ मान लीजिए फिर हम वहाँ से सैंपल लेते हैं, सर्जन सैंपल लेते हैं, तो उसको भेजते हैं, फिर वो ब्लैक फंगस के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। सर्जरीज अलग से ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अंशुल, अब तो कई तरह के फंगस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, ब्लू फंगस, उसके बाद में अब क्रीम फंगस भी आ गया है जी। तो सभी तरह के फंगस में ये कारगर साबित होता है क्या? किसी में भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है एनेस्थीसिया का? एनेस्थीसिया का अलग से ऐसा कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं होता है। अलग अलग ये एक तरीके से अलग अलग बीमारियां जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, इसमें एनेस्थीसिया की तरफ से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर मरीज को बाकी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज बाकी नहीं है तो अलग से कुछ अलग नहीं रहता है। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कोरोना का एक लंबा काल हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर कई सारे परिवर्तन भी हमने देखे हैं। क्या सर्जरी के अलावा एनेस्थीसिया का और कहीं भी उपयोग नहीं है कोरोना के इलाज में? कोरोना के इलाज में अलग से एनेस्थीसिया का ऐसा कुछ उपयोग नहीं है। एक चीज मैं बोल सकता हूं कि जब मरीज बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में रहता है, जब हमें उसको वेंटिलेटर पे डालना होता है, उस समय हम जरूर जिस तरीके से ओटी के अंदर उसी तरीके से आईसीयू के अंदर मरीज को पूरी तरीके से अच्छे से बेहोश करके, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई पेन ना हो, जब हमें अंदर ट्यूब को इंसर्ट करना होता है जिसको हम अपनी मेडिकल भाषा में इंट्यूबेशन की प्रक्रिया कहते हैं, तो उस समय हम एनेस्थीसिया का उपयोग लाते हैं। हालांकि वो ओटी के एनेस्थीसिया से थोड़ा अलग होता है और वो जब तभी यूज करते हैं जब एकदम लास्ट कंडीशन रहती है, जब हमें मरीज को वेंटिलेटर पे इंट्यूबेशन पे डालना होता है। तो क्या डॉक्टर एनेस्थीसिया का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखिए, जैसे बाकी दवाइयों का साइड इफेक्ट है जो हम रोजमर्रा में खाते हैं, उसी तरीके से डॉक्टर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहन यादव। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में। बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था, जैसे कि जो ब्लैक फंगस आजकल चल रहा है कोरोना से इफेक्ट के बाद, तो मतलब किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसके क्या सिम्टम्स होंगे जो अपन को पता चलेंगे अपन को ब्लैक फंगस हुआ है? ठीक है। ब्लैक फंगस, अच्छा, ये एक बहुत बेसिक सवाल है जो अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए। ब्लैक फंगस जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन लोगों में हो रहा है। और सबसे बेसिक चीज है कि अगर कोरोना मरीज को कुछ दिनों बाद, वो हो सकता है कुछ दिन हुए, कुछ घंटे हों, कुछ हफ्ते हों या 1-2 महीने हों, अगर उसके बाद उनको चेहरे के किसी भी भाग में दर्द की शिकायत हो, किसी भी भाग में थोड़ी बहुत भी सूजन लग रही हो, आंख में सूजन लग रही हो, एक साइड दर्द या सूजन हो रहा हो, पूरे चेहरे पे हो रहा हो, कान में अगर उनको अलग लग रहा हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि नॉर्मल सर्दी खांसी के कारण होता है जो बाकी दिनों में होता है, बट अभी इस समय अगर आपको ये कुछ भी इनमें से जो चीजें मैंने बताई हैं अगर हो रही हो, तो आप सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये इनिशियल सिम्टम है ब्लैक फंगस के। इसमें बिल्कुल देर ना करें, बिल्कुल ये ना सोचें अरे ये तो हमारे रोजमर्रा के सर्दी खांसी की तरह है। तो बेसिकली ये इनिशियल सिम्टम्स है और आप सीधे जाके डॉक्टर से सलाह लें। तो मुझे लगता है मोहन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी इस बात की जानकारी मिली होगी कि ब्लैक फंगस के क्या कुछ सिम्टम्स हैं, और अगर वो सिम्टम्स आप में देखे जाते हैं या आप महसूस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं वापस से अपने ही सवाल पर आऊंगी कि क्या एनेस्थीसिया का कोई साइड इफेक्ट भी देखा गया है? जिस तरीके से मैंने कहा कि बाकी ड्रग्स का जैसे साइड इफेक्ट होता है जो हम रोज खाते हैं, उसी तरीके से एनेस्थीसिया में भी हम ड्रग्स का उपयोग करते हैं, कुछ गैसेस होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो बोल सकते हैं कि हमें यही जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप में यही देखते हैं क्या उन ड्रग्स का कुछ पहले से कुछ प्रभाव है, क्या मरीज कुछ ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं उन्हीं तरीके की ड्रग से क्या उसको पहले कुछ एलर्जी हुई है, पहले कुछ नुकसान हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का हम पहले से देखरेख करते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी कुछ दुष्प्रभाव आ सकते हैं, बट जनरली ऐसे दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं कि जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। वाकई में ये तो रही एनेस्थीसिया की बात। डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त ज्यादातर जो लोग हैं
वो कोरोना की बीमारी से परेशान है। आरकेडीएफ ग्रुप शुरुआत से ही हम देख रहे हैं काफी सराहनीय कार्य कर रहा है, काफी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर हैं। तो अभी क्या कुछ सिम्टम्स लोगों में देखे जाएं कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर, व्हाइट फंगस को लेकर, मैं सभी की बात कर रही हूं, क्या कुछ सिम्टम्स लोगों में देखे जाएं कि उनको डॉक्टर से संपर्क करना है? क्योंकि पहले के मुकाबले, अभी के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं तो काफी ज्यादा परिवर्तन सिम्टम्स में देखा जा रहा है। आपकी कुछ बात से मैं सहमत हूँ, कुछ असहमत हूँ। ये बात जरूर है, कुछ परिवर्तन देखे गए हैं, बट अधिकतर जो सिम्टम्स हैं वो पहले की तरह हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कमजोरी, टेस्ट का लॉस होना, स्मेल का लॉस हो जाना। मैं शुरू से, हम लोग जब भी हम डॉक्टर्स के बीच में या जब भी हम अपने परिवार के बीच में बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये जो समय चल रहा है पिछले 1-1.25 साल से, 1-1.5 साल से। डॉक्टर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, प्रदीप शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रायसेन से कॉलर है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर, जैसे आंखों में दर्द होना या थकान होना या कुछ, तो इसके कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि ब्लैक फंगस के लक्षण है? ये 100% ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। जिस तरीके से पुराने प्रश्न का उत्तर दे ही रहा था, उसी से ही मिला जुला है कि इस समय अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख में दर्द, चेहरे में दर्द अगर हो सकता है ये बाकी नॉर्मल साइनसाइटिस होती हैं बाकी दिनों में, वो भी हो सकता है, बट ये ब्लैक फंगस भी हो सकता है। तो क्योंकि इस समय के माहौल को देखते हुए जरूर आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है आपको ये कोविड के सिम्टम्स भी हों, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक फंगस हो सकता है। और वापस से पुराने सवाल पर ही मैं लौटूंगी कि क्या कुछ सिम्टम्स होने चाहिए डॉक्टर अंशुल कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? और देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये देखी जा रही है कि अगर नॉर्मल ही किसी को वायरस है तो भी लोगों को लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स से लोग सोचते हैं कि साधारण सी बीमारी है, घर में ही ठीक हो जाएगी। तो दोनों में फर्क कैसे समझा जाए? दोनों में ज्यादा फर्क करने का हमारे पास वो नहीं है। यही एक कारण रहा कि जिसमें जो हमारा सेकेंड वेव आई है उसमें बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि फर्स्ट वेव में इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, तो बहुत सारे मरीज इसको नॉर्मल बुखार मान के चले, लेट करा उनने 7-8 दिन, 9 दिन, 10 दिन बाद जब वो अस्पतालों के लिए आए, फिर उस समय हम सबको पता है कि कैसी हमारे पास सिचुएशन बनी हमारे पूरे देश में। तो एक तरीके से इसके, क्योंकि कोरोना एक वायरस है जो कि बाकी वायरस की तरह ही इसके सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स अलग हैं, अधिकतर सिम्टम्स सेम है, जैसे बुखार आना, कमजोरी होना, सर्दी खांसी होना, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल जो हम बोलते हैं वो जरूर इसका एक पर्टिकुलर फीचर है, बट ये भी बहुत कुछ नॉर्मल होता है वायरल इन्फेक्शन में, खाने की या उस सब की इच्छा नहीं रह जाती। तो मैं यही कहूँगा, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको ये सिम्टम्स आज के सिनेरियो में, आज के वक्त में आ रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें। डॉक्टर सलाह लेने में क्या जा रहे हैं, हम बाकी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, तो एक सामान्य से सर्दी बुखार के लिए क्यों नहीं जा सकते? जरूर जाइए, उनसे सलाह लें। ये हमेशा बेहतर होता है कि कुछ करके नुकसान ना होना, एज कम्पेयर टू कुछ ना करके बहुत बड़ा नुकसान कर लेना। बिल्कुल डॉक्टर, अगर आप में कोई भी सिम्टम्स, मामूली सिम्टम्स भी हैं या फिर नॉर्मल वायरल भी है, तो एक बार डॉक्टर से जाकर जरूर आप चेकअप करवाएं। और जाते जाते डॉक्टर, मैं आखिरी में आपसे यही चाहूंगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश दें, क्योंकि कल से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलने वाली है। अब हम अनलॉक की ओर आगे बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में देखा जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि कोरोना जैसी भी कोई बीमारी है, लापरवाही बढ़ती जाती है। उसका जो उदाहरण है हम पहले देख चुके हैं कि पहले लॉकडाउन देखा, उसके बाद में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग बिल्कुल लापरवाह बन गए। उसका नतीजा ये रहा कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो दोबारा से बढ़ गए। ये आपने बहुत सही पॉइंट ये उठाया कि हम जब कुछ मुसीबत आती है तो हम लोग सब तैयार हो जाते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो हम लीनियंट हो जाते हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने, सब लोगों ने जिस तरीके से, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने, सब लोगों ने जिस तरीके से कोरोना पे इस समय थोड़ा कंट्रोल में लाए हैं, और जिस तरीके से सरकार कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बड़ा नहीं करना। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कहीं पे अगर आपको जाने की ज़रूरत नहीं लग रही है बिल्कुल मत जाइए। बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी ये समय निकाल लें, 6-7 महीने, 1 साल निकाल लें, फिर आगे आपका पड़ा जान है तो जहाँ है,
नहीं तो कुछ नहीं है। और डॉक्टर अंशुल, वैक्सीनेशन को लेकर भी आप एक छोटा सा संदेश दे दीजिए, क्योंकि देखिए भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, लोग अभी भी डरे हुए हैं। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और सेकेंड वेव में भी हम लोग ने आईसीयू में काम करते हुए देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इवन एक डोज भी लग चुका है, तो उन लोगों में जो सिम्टम्स की सीवियरिटी है वो बहुत कम हुई है। वो लोग बहुत जल्दी डिस्चार्ज हुए हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिन लोगों ने एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है। मैं वैक्सीन के प्रति इतना सजग हूँ कि अगर मुझे एक दिन भी पहले मौका मिला अपने परिवार को लगवाने के लिए, तो मैंने एक दिन बाद का नहीं, एक दिन पहले का ही स्लॉट लिया ताकि उनको जल्दी वैक्सीन लगे। एक एक दिन कीमती है, आप लोग सब वैक्सीन लगवाएं। 18 प्लस के लोग पूरे दिन भर ट्राई करते रहें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए। उनको चाहे भोपाल शहर से 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी अगर स्लॉट मिल रहा है, आप जरूर लें। एक एक दिन कीमती है, वैक्सीन लगवाएं, अपने बड़ों को लगवाएं और जल्दी लगवाएं। धन्यवाद। वाकई में वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉलर हमारे साथ में एक और जुड़ गए हैं सतना से, रोहित। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर 4 मई को मैंने वैक्सीन लगवाई थी, कोवैक्सीन। ओके। तो सर मैं ये जानता था, वैक्सीन लगने के बाद सर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। अगले दिन मतलब ना हाथ पैर दर्द किए, ना बुखार आया, जैसा लक्षण बताते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार आता है, तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो सर मैं क्या समझूं इससे? कुछ नहीं समझे आप, मुबारक हो, आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया है। अधिकतर लोगों में ये लक्षण आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बुखार आता है, कुछ लोगों को हाथ में दर्द होता है जिस हाथ में वैक्सीन लगवाते हैं, थोड़ा कमजोरी हो सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब लोगों में आएगा। आप में नहीं आया, अच्छी बात है, आप उस साइड इफेक्ट से बच गए, बट आपको वैक्सीन लगी है, आप सेफ हैं, अच्छी बात है। सेकंड वैक्सीन लगवाएं। जरूरी नहीं है, अधिकतर लोगों में आते हैं, बट इसका मतलब नहीं आ रहे हैं तो आपको वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। आपके में भी इफेक्टिव है, जिन लोगों में आ रहे हैं उनमें भी इफेक्टिव है, घबराएं नहीं। तो डॉक्टर अंशुल तारण जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आप लोगों के साथ में साझा की और साथ ही कोरोना को लेकर जो कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर किए। डॉक्टर अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। एनेस्थीसिया को लेकर, कोरोना को लेकर एक अच्छा संदेश कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही जो कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल है उसका आपको अनलॉक होने के बावजूद भी पालन करना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।